कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपको क्योंकि 31 अक्टूबर को कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है तो मान के चलिए लगभग 30 अक्टूबर तक आपकी उत्तराखंड हिस्ट्री की रिवीजन क्लास आएगी। क्या पता किसी का 1 नंबर 2 नंबर यहीं से आ जाए, तो हम लोग इसको देखेंगे। फालतू नहीं पढ़ाऊंगा मैं अभी। जो आपकी मध्यकालीन भारत की जो वीडियो आ रही थी वो 15 नवंबर के बाद आएंगी, जो बची हुई हैं। उससे पहले 15 नवंबर से पहले एंशियंट हिस्ट्री जो बची वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री मौर्यकाल तक किया था, अगर आपको ध्यान होगा, प्राचीन भारत, तो वो मैं फैक्ट क्लास कंप्लीट करा दूंगा एनसीईआरटी की 15 नवंबर से पहले। पॉलिटी की 2 टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी दौरान क्योंकि छुट्टियां हैं, दीपावली में मैं भी छुट्टी पे रहूंगा, तो आप लोगों की उन दिनों परीक्षावाणी की क्लास आएगी। यानी मैं बोर्ड के साथ नहीं आऊँगा, व्हाइट बोर्ड के साथ पीछे, लेकिन आपको मैं जो उसके इनपुट आप लोग परीक्षावाणी तैयार रख के बैठना। जब उस वीडियो को देखोगे तो उन वीडियो को मैं आपको परीक्षावाणी लेके आऊँगा और उसमें ये बता दूंगा क्या क्या पढ़ोगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। वो लगभग मैं कोशिश करूंगा कि 7 से 8 वीडियोज़ में उसको कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, हम लोग वो देखेंगे। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो शुरू करूं, आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे एक क्वेश्चन था कैलेंडर का, किसी ने मुझसे पूछा था कि सर इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको करा दीजिएगा, वो मैं करा देता हूँ। 1 मिनट रुकना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। ये एक क्वेश्चन था कैलेंडर का, वो कहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, हम नहीं बन पाते हैं, गलत हो जाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार हो, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार हो तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। वो कहते हैं ऐसा क्वेश्चन नहीं बन पाता। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखेगा इसको आज मान लेना, एक लंबी सी लाइन डालना, इसको आज का दिन मान लेना, मतलब टुडे। ठीक है, ये आज का दिन है जो भी है, इसको कुछ नहीं करना है। अब आप यहाँ ये इसका रेफरेंस लेके दाएं बाएं घूमोगे, ये लाइन डालना, इसको मानना कि ये आज का दिन है जो भी है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, यदि बीते हुए कल, आप कहाँ हो, आज, बीता हुआ कल, यदि बीते हुए कल, बीता हुआ कल कहां पे होगा, यहां पे होगा। ठीक है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले कह रहा है, इससे भी 3 दिन पहले, यानी ये आज आपने माना, यानी बीता हुआ कल कौन सा हुआ, ये इससे 3 दिन पहले। इन क्वेश्चनों को धीरे धीरे पढ़ना, एक एक शब्द। ठीक है, यदि कह रहा है कि यदि बीते, क्या कहा उसने, यदि बीते हुए कल, कुछ भी कहे आप, पहले सबसे पहले आज की लाइन डाल देना। बीते हुए कल कह रहा है तो बीता हुआ कल ये हुआ 1 दिन पहले, से, इससे, हाँ ठीक है, 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले कौन सा हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यही तो हुआ। 3 दिन पहले बुधवार, तो इसका नाम उसने बुधवार कह दिया। ठीक है, तो आप भी क्या डाल दो, बुधवार डाल दो, यही तो कह रहा, बुध कह रहा ना। तो आगामी कल यानी आने वाला कल, तो आप कहां पे हो, आज पे। आगामी कल कौन सा हुआ, ये हुआ। आगामी कल के 2 दिन बाद, के 2 दिन बाद कहा, के दूसरे दिन नहीं कहा, के 2 दिन, यानी इसका 2 दिन कौन सा हुआ, 1 दिन 2 दिन के बाद कह रहा है, दूसरा दिन नहीं कह रहा, उसके बाद कह रहा है, उसके बाद मतलब ये वाला दिन। ठीक है, के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी इसका नाम पूछ दिया। अब बताओ, ये बुध है, ये नहीं पता चलेगा आपको, बृहस्पति शुक्र शनि इतवार सोम मंगल बुध बृहस्पति, आ तो क्या ये क्या बनाई, बृहस्पति शुक्र, मतलब बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, आ तो क्या बृहस्पतिवार। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को क्या करना है, धीरे धीरे पढ़ना है पहले कि क्या कह रहा है। ठीक है, ऐसे करना है इसको, इसमें कोई टफ नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर जैसे मैंने आपको डायरेक्शन पढ़ाया था कल लास्ट क्लास में, तो मैंने क्या कहा था, जैसे भी आपने पढ़ा, कभी भी एक क्वेश्चन छूटा था उसमें, अगर ऐसा आता है, यानी आप प्रारंभिक बिंदु से चले, इतना आगे गए, फिर इधर गए, फिर इतना आगे गए, फिर यूं गए, फिर इधर गए, फिर यूं गए, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा कौन सी है। लास्ट लाइन सुनना, प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा कौन सा है। फिर सुनना, प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा कौन सा, उत्तर मत करके आना। ठीक है, ये नहीं कि उत्तर की ओर देखा तो उत्तर मार के आऊं। उसने क्या कहा, प्रारंभिक बिंदु कहां है, प्रारंभिक बिंदु वर्तमान में कहां है, ये, तो प्रारंभिक बिंदु से इसकी दिशा कौन सी हुई, ये। इस दिशा को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। बोलते नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व। प्रारंभिक बिंदु तो ये है ना, सेंटर मानोगे इसको हमेशा। इसमें एक लाइन, अगर प्रारंभिक बिंदु होगा ऐसे लाइन डाल देना, उसमें ऐसे डाल देना, देखना कौन सा बन रहा है। जहां भी आपका प्रारंभिक बिंदु है, यानी आपने ऐसे गया, इधर गया, ये आया, यूं आया, यूं आया, यूं आया, ऐसा आ गया, और पूछा कि प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दूरी है, आपने प्रारंभिक बिंदु इसको मान लिया। आप क्या करोगे, सीधे एक लाइन डाल दोगे, वही वाली, कौन सी वाली, जो सबसे किनारे में, ऐसे। अब बताओ ये कौन सी दिशा आ रही है, ये क्या आ रही है, दक्षिण पूर्व दिशा। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आपको करना है। ठीक है, कभी भी प्रारंभिक बिंदु से दूरी मारेगा तो इसको तुरंत पश्चिम मत करके आ जाना। इस टाइप के करने वाले भी कम नहीं है। ठीक है, ऐसा भी कोई भरोसा नहीं। चलो हम हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं।
लास्ट टाइम पे मैंने आपको गढ़वाल राजवंश का पहला मतलब जो कराया था वहां तक हम लोग पहुंचे थे। आज हम उससे आगे को देखेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं कराने। तो अगला देखो, अकबर जब शासन कर रहा था, गढ़वाल में भी कई लोगों का शासन था, तो अकबर ने क्या किया, गंगा के स्रोत को जानने के लिए एक सर्वेक्षण दल भेजा। यानी गंगा कहां से उद्गम होती, गंगा कहां है, तो अकबर का एक अन्वेषक दल गंगा जी के स्रोत के लिए आया। वो किसके समय आया, सहजपाल के समय। तो क्वेश्चन पहला लिखो, अकबर का शोध दल, अकबर का अन्वेषक दल, या जो भी लिखते हो, ठीक है, अकबर का अन्वेषक दल गंगा जी के स्रोत के लिए, गंगा जी के स्रोत हेतु कहाँ आया, गढ़वाल आया। किसके समय, सहजपाल के समय। लिख दो सहजपाल के समय, सहजपाल के समय, ठीक है। सहजपाल नाम का एक शासक था, उसके समय अकबर ने क्या भेजा था, एक अपना अन्वेषक दल भेजा था। उससे ये कहा था कि गंगा जी का स्रोत कहाँ से, इसका पता करो। अगला, शाह उपाधि धारण करने की प्रथा किसने की शुरू, इनके शासन में, क्योंकि गढ़वाल के शासक अधिकांश आपने नाम सुना होगा, शाह लिखा होगा पीछे। पहले पाल वगैरह लिखा जाता था, जयपाल, कनकपाल, बाद में बलभद्र शाह, प्रद्युम्न शाह, ये वो आए ना। तो लिखो शाह उपाधि धारण करने की प्रथा, शाह उपाधि धारण करने की प्रथा, करने की प्रथा किसके समय से ये शुरू हुई थी, अगर ये पूछता है तो आप लोगों का क्या होगा इसका आंसर, बलभद्र शाह। अभी क्या है, मैंने ये सब आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, हिस्ट्री में ये सारी वीडियोस पढ़ाई हैं, ये सिर्फ इंपोर्टेंट उसके फैक्ट छांट के, इसीलिए मैंने ये पकड़ा और आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन उससे पिक कर लिए, तो आपका ये काम बन सकता है इससे, ठीक है। अगला लिखोगे आप लोग, ग्वालदम का युद्ध किसके मध्य हुआ था, ग्वालदम का युद्ध, ग्वालदम का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, पवार और चंद, दो इसमें राजा हुआ करते, बलभद्र शाह और रुद्रचंद, ठीक है। क्या माना जाता है इसमें, बलभद्र शाह, यही ऊपर है जो बलभद्र शाह, और चंद से कौन था, रुद्रचंद, इनके बीच क्या माना जाता है, ग्वालदम का युद्ध लगभग 1790 मतलब लगभग 1590 के समथिंग हुआ था, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखो कहीं इसी के आसपास से माना जाता है, 1590-91 के समथिंग ये ग्वालदम का युद्ध क्या होता है, माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, किसके शासन, मानवोदय काव्य की रचना कवि भरत ने किसके शासन काल में की। लिखो मानवोदय काव्य, मानवोदय काव्य लिखी किसने, मानवोदय काव्य, कवि भरत, ये तो जानते हो आप लोग, कवि भरत किसके शासनकाल में की, अगर कभी आपसे ये पूछता है तो वो कौन था, मानवोदय काव्य की किसके शासनकाल में हुई थी, मानशाह। मानवोदय काव्य किसके शासनकाल में, मानशाह के शासनकाल में लिखी गई थी, ठीक है, मानशाह के शासन, मानशाह ने नहीं, ठीक है, कवि भरत ने लिखी है वो, मानशाह के शासनकाल में इसको लिखा गया है, ठीक है। अगला देखो, इसकी जो भाषा है वो कौन सी है, मानवोदय काव्य की संस्कृत में लिखी गई है। पता लगा वहां ये पूछ दिया, वहां बेहोश हो गया, अरे गढ़वाली करके आ रहे, कोई भरोसा ढूंढने, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था। अगला देखो, ज्योतिष राय की उपाधि किसको दी गई थी, मानशाह को, जहांगीर द्वारा इसको सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। तो ज्योतिष राय की उपाधि लिख लो आप लोग, मानशाह, और जहांगीर द्वारा इसको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। अब ये आपने वैसे लिखना नहीं इस क्वेश्चन को, मानसा कवि भरत, इसमें सब छोड़ दीजिए वाला क्वेश्चन, आपको अभी ये पढ़ना है, मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी, मानसा के समय में कवि भरत ने की थी। एक क्वेश्चन मैं आपसे खुद पूछ देता हूं कि मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, अगर आपको याद होगा तो, ज्योतिष राय की उपाधि, ज्योतिष राय की उपाधि, ये क्वेश्चन आंसर बता देना है, ठीक है। ज्योतिष राय की उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी, जहांगीर द्वारा किसे प्रदान की गई थी, ये देख लेना, इसका आंसर कर देना कमेंट सेक्शन में। पहले पढ़ाया कि ज्योतिष राय की उपाधि किसको दी थी, जहांगीर ने, ये क्वेश्चन कमेंट करके बता देना, ठीक है। अगला देखो, तिब्बत अभियान से प्राप्त स्वर्ण कलशों को गौरीमठ को समर्पित करने वाला शासक कौन था, मानशाह था, ठीक है। तो लिखो, जब ये तिब्बत के साथ अभियान कर रहे थे, तिब्बत युद्ध, तिब्बत अभियान, तो वहां से इनको कई स्वर्ण कलश मिले, तिब्बत अभियान के दौरान प्राप्त स्वर्ण कलश, सोने के कलश, ठीक है, स्वर्ण कलशों कर दो, स्वर्ण कलश को गौरी मंदिर को, मतलब स्वर्ण कलश को गौरी मठ को समर्पित करने वाला, गौरी मठ को समर्पित मानशाह, गौरी मठ को समर्पित किसने किया था, मानशाह ने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सब कराए हुए हैं, मानशाह के द्वारा इसको गौरी मठ को क्या किया गया था, समर्पित किया गया था। अब देखना, इसी में यूरोपीय यात्री विलियम फिंच का आगमन भी इसी के समय हुआ था। तो अगला क्वेश्चन लिखो, यूरोपीय यात्री विलियम फिंच का आगमन किसके समय हुआ था, यूरोपीय यात्री विलियम फिंच का आगमन किसके समय हुआ था, मानशाह के समय, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लिखना, यूरोपीय यात्री विलियम फिंच का आगमन मानशाह, अगर ध्यान होगा, ठीक है, पढ़ा होगा तो, विलियम फिंच किसके समय आया था, मानशाह के समय आया था, मानशाह के समय कौन आया था, विलियम फिंच आया था। ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन आता है सिलारी नामक गांव में भूमि का एक अंश शिवनाथ जोगी को दान देने वाला कौन था? श्याम शाह था। ठीक है, एक सिलारी नाम का गांव था, सिलारी, क्या लिखोगे पूरा? सिलारी नामक गांव में भूमि का एक अंश शिवनाथ जोगी को दान, सिलारी नामक गांव में भूमि का एक अंश, भूमि का एक अंश किसको? शिवनाथ योगी को, मतलब शिवनाथ जोगी को दान देने वाला। ठीक है, शिवनाथ जोगी को दान, शिवनाथ जोगी को दान किसने दिया था? श्याम शाह। क्या लिखोगे? श्याम शाह ने दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना। अब श्याम शाह के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बता देता हूँ। जहांगीर से इसने मुलाकात की और मुगल बादशाह द्वारा इसको हाथी और घोड़ा इनाम दिया गया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसने क्या किया था? जहांगीर से मुलाकात, जहांगीर से मुलाकात, जहांगीर उस टाइम मुगल बादशाह था। ठीक है, वह इनाम प्राप्त है। ठीक है, इनाम में क्या प्राप्त किया वो छोड़ दीजिए, हाथी घोड़े वगैरह वही होते थे पहले के टाइम पे, बहुत सम्मानित माना जाता था अलग अलग किस्म के घोड़ों को प्राप्त करना, क्योंकि युद्ध वगैरह में काम आते थे, इसीलिए हाथी घोड़ा। ठीक है, ऐसा नहीं कि खेलने के लिए हाथी घोड़ा दे दिया। जहांगीर से मुलाकात, वो इनाम प्राप्त इसको हुआ था श्याम शाह को, एक याद रखना। पवार राज्य में शरण किसने ली थी? त्रिमल चंद ने। मैंने, अगर आपको याद होगा तो, पवार राज्य में शरण, पवार राज्य में शरण। अब आप कहोगे सर ये इस टाइप के क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट हुए? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हुए क्योंकि चंद और जो पवार राजा थे यानी गढ़वाल के राजा थे, ये इनकी मित्रता कभी हुई नहीं, मतलब ये हमेशा क्या रहते थे? एक दूसरे के विरोधी रहे थे। तो उस समय अगर कोई चंद का राजा यानी चंद वंश का कोई राजकुमार अगर गढ़वाल में शरण ले तो अपने आप को इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो पवार राज्य में शरण लेने वाला कौन था? त्रिमल चंद, इसलिए मैंने आपको ये कराया। अगला क्वेश्चन आपने देखना है, जेसुएट पादरी अंतोनिया दे आंद्रोथ का श्रीनगर आगमन किसके समय हुआ था? श्याम शाह के। ठीक है, तो जो पादरी वगैरह होते हैं चर्च वगैरह के, उसमें से एक पादरी था, तो उसका नाम था क्या? अंतोनियो दो आंद्रोथ। तो क्या लिखोगे? अगला क्वेश्चन लिखोगे, जो जेसुएट पादरी, जेसुएट पादरी, जेसुएट पादरी, इनका जो नाम था एंटोनियो आंद्रोस। ठीक है, अंतोनिया दो, अंतोनिया, अंतोनिया दे आंद्रेस, अंतोनिया दे आंद्रोद, आंद्रोद का श्रीनगर आगमन लिखो। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगता है मुझे हमेशा। ठीक है, का श्रीनगर आगमन किसके समय हुआ था? अगर आपसे पूछता है तो श्याम शाह के समय हुआ था। ठीक है, ये ऊपर मैंने मार्क कर रखा है, उसको देखना किसके समय हुआ था, इसका मतलब ये है। ठीक है, श्याम शाह के समय। अब देखो इसके बारे में एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेरी आत्मा कहते रहती है, आत्मा तो मेरी भी है, वो कहती रहती है, किसकी मृत्यु पर 60 सतियों ने, सती होता था ना पहले, सती प्रथा चलती थी, किसी का हस्बैंड वगैरह एक्सपायर हो गया तो महिला को भी आग में कूद जिंदा जला दिया जाता था, वो सती बन जाती थी। तो किसकी मृत्यु पर, किस गढ़वाल शासक की मृत्यु पर 60 रानियों के सती होने का वर्णन मिलता है? मुझे हमेशा से मतलब सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगता है। लिखो 60 रानियों के सती होने का, इनकी मृत्यु पर, किसकी मृत्यु पर, किसकी मृत्यु पर 60 रानियों के सती होने का वर्णन, 60 रानियों के सती होने का वर्णन, सती होने का वर्णन, सती होने का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, किसकी मृत्यु पर 60 रानियों के सती होने का वर्णन मिलता है। अगर आपसे पेपर में पूछता है तो श्याम शाह की मृत्यु पे क्या मिलता है? 60 रानियों के सती होने का वर्णन। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, शिशसारी दान पात्र में भूमिदान का उल्लेख किसका मिलता है? ठीक है, शिशसारी दान पात्र में भूमिदान का उल्लेख किसका मिलता है? तो आपको ये लिखना है, 1 मिनट देखना। शिशसारी दान पात्र में गांव देने का मतलब भूमिदान का उल्लेख, तो आपने क्या लिखना है? शिशसारी दान पात्र में, ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शिशसारी दान पात्र में भूमिदान का उल्लेख किसका मिलता है? दान पात्र में भूदान का उल्लेख, में भूदान का उल्लेख किसका मिलता है? अपने आप में ये मिलता है श्याम शाह का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना। अब देख लो अगला क्वेश्चन आता है, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ किसने लिखी है? शंकर गुरु ने। ठीक है, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ लिखो, वास्तु शिरोमणि, शिरोमणि ग्रंथ ये किसकी है? शंकर गुरु की है, शंकर गुरु की है। ठीक है, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ किसकी है? शंकर गुरु की है। ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब एक केशोराय मठ है, कहाँ है आप जानते हैं? श्रीनगर में, और उसका किसके शासनकाल में बना था? अब इसमें थोड़ा सा क्या रहता है, डाउट रहता है कई लोगों को। इसमें जहां तक मैं समझ पाया था ये बना था श्याम शाह के शासनकाल में, लेकिन इसको बनाया था किसने? महपति, शायद उसका कोई रिलेटिव था, वो चाचा वगैरह, ताऊ वगैरह जो भी होगा वो। अब देखो राजा तो एक ही होगा ना, अब भले ही वो बाद में राजा बने। तो अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, केशोराय मठ कहाँ है? केशोराय मठ
ये है अपने आप में श्रीनगर में, ठीक है। कहाँ है ये? श्रीनगर में। और इसका जो निर्माण किया हुआ था ये किसके शासनकाल में हुआ था? श्याम शाह काल के, श्याम शाह कालीन है, ठीक है, यानी उसके शासनकाल में हुआ था। लेकिन इसका जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? महाराजा महपति शाह। निर्माण किसने कराया था इसका? ऐसा बताया जाता है महाराजा महपति शाह। अब यही कंफ्यूज होता है यहाँ पे, क्योंकि ये राजा ये था, ये गद्दी पे बैठा था, ये उसका कोई रिलेटिव वगैरह होगा, तो महाराजा महपति शाह, इसलिए उसमें क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन करता है, ठीक है। गढ़वाल में रोटी सूची प्रथा चलती थी, मोस्ट इंपोर्टेंट, वो इसी के समय हुई थी, महाराजा महपति शाह। क्योंकि एक बार ये तिब्बत वगैरह के अभियान पे गया था, उस दौरान इसने कुछ प्रथा चलाई थी, मैंने सब आपको पढ़ाया था। तो गढ़वाल में रोटी सूची प्रथा लिखो, महपति शाह। गढ़वाल में रोटी सूची प्रथा, गढ़वाल मैं ये उसी क्रम से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, जो आपका मतलब सीरीज है इनकी। रोटी सूची प्रथा किसने शुरू की थी? महपति शाह। ऊपर मैंने आपको नोट करवा रखा है, ठीक है। गढ़वाल में रोटी सूची प्रथा, महपति शाह। पवार व तिब्बत के बीच सीमा का निर्धारण भी इसी के समय हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको। पवार व तिब्बत के बीच, यानी तिब्बत का दावा प्रांत जो हमेशा इनके बीच संघर्ष चलता था, ब्रैकेट में दावा प्रांत लिख दो, दावा प्रांत के मध्य सीमा निर्धारण, ये सब आपको टिक मानना है, ठीक है, जिसने पहले पढ़ा है। के मध्य सीमा निर्धारण। अब देखो रिवाइज भी करा रहा हूं, क्या लोगे बताओ? के भी सीमा निर्धारण किसके समय हुआ था? महपति शाह के समय ही हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसके सेनापति महादेव सिंह भंडारी ने इसकी क्या निभाई थी? तो महपति शाह का सेनापति था, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। महपति शाह के प्रमुख सेनापति का नाम जो था माधो सिंह भंडारी। क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, माधो सिंह किसका सेनापति था? इसमें माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था? ये क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है, उसमें गलत मत करके आना। महपति शाह, महाराजा महपति शाह का सेनापति था माधो सिंह भंडारी। इसी की सहायता से इसके बीच क्या किया गया था? सीमा का निर्धारण किया गया था। सहायता की गढ़वाल के पवार राजा और तिब्बत के दावा प्रांत की बाउंड्री जो होगी वो कौन सी होगी? और उसके लिए जो बाउंड्री बनाई गई थी, सतलज नदी बनाई गई थी, ठीक है। सतलज नदी बहती है ना तिब्बत वगैरह से निकलते हुए हिमाचल की ओर आती है, तो सतलज नदी। तो माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था? क्वेश्चन ये भी आपसे पूछता है। माधो सिंह भंडारी के बारे में एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, मलेथा की कुल का संबंध किससे है? देखो मलेथा में इसने सुरंग वगैरह बनाई थी, तो आधुनिक टाइम का इंजीनियर भी कई लोग इसको बोल देते हैं। तो मलेथा, क्योंकि कुल का संबंध, मलेथा की कुल या गूल, ठीक है, कुल का संबंध, गूल मतलब एक प्रकार की नहर टाइप की जो सिंचाई वगैरह का संबंध किससे पूछता है? तो माधो सिंह भंडारी। बहुत बार पेपर में आया भी है कि मलेथा की कुल का संबंध या गुल का संबंध किससे है? माधो सिंह भंडारी से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गर्भभंजक के नाम से भी इसको क्या जाना जाता है? तो लिखो कौन सा शासक मतलब किस सेनापति को गर्भभंजक नाम से जाना जाता है? गर्भभंजक नाम से, ठीक है, गर्भभंजक नाम से किसको जाना जाता है? माधो सिंह भंडारी को जाना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है, ये भी आता है। मुस्लिम इतिहासकारों ने किसे अक्कड़ राजा कहा है? महपति शाह को। ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि इंपोर्टेंट है। महाराजा महपति शाह के लिखो, मुस्लिम इतिहासकारों ने किसे अक्कड़ राजा कहा? मुस्लिम इतिहासकारों ने अक्कड़ राजा कहा, ने अक्कड़ राजा किसे कहा? महपति शाह को, क्योंकि इसने कभी भी मुगल राजवंश की पराधीनता को स्वीकार करने के लिए मतलब तैयार नहीं हुआ, इसलिए इसको अक्कड़ राजा कहा था मुस्लिम इतिहासकारों ने। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके जो सेनापति थे अन्य कौन थे? माधो सिंह, रिखोला लोधी व बनवारी दास, तीन इसके सेनापति थे। तो इसके प्रमुख सेनापति ये तीन के तीन याद रखना, ठीक है। इसके सेनापति कौन कौन थे? एक तो माधो सिंह, रिखोला लोधी, और मतलब माधो सिंह, रिखोला लोधी और बनवारी दास। रिखोला लोधी और बनवारी दास, ये तीन इसके क्या थे? अपने आप में एक प्रकार के सेनापति हुआ करते थे, ठीक है। अब एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कर्णावती ने किसकी संरक्षिका के रूप में शासन किया? क्योंकि जब पृथ्वी शाह सत्ता पे बैठा उसकी उम्र उतनी ज्यादा नहीं थी कि वो शासन को संभाल सके, अवयस्क था, तो उसकी संरक्षिका के रूप में एक महिला ने शासन किया जिसका नाम था कर्णावती, रानी कर्णावती, जिसको कान काटने, नाक काटने वाली रानी भी कहा जाता है, नाक कटी रानी, ठीक है, क्योंकि उसने मुगल बादशाहों के साथ जब क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, तो उसमें उनके सेनापतियों की नाक वगैरह काट दी थी। तो क्वेश्चन आपको सीधे सीधे रखना है, कर्णावती ने किसकी संरक्षिका के रूप में शासन किया? कर्णावती किसकी संरक्षिका के रूप में शासन, किसकी संरक्षिका लिख देता हूं, समझ जाना, ठीक है। कर्णावती ने किसकी संरक्षिका के रूप में शासन किया? पृथ्वी शाह,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पृथ्वी शाह की संरक्षिका के रूप में इसने क्या किया था, शासन किया था, और इसी को बोला जाता है नाक कटी रानी या नाक काटने वाली रानी। नाक काटने वाली रानी या नाक कटी रानी बोला जाता है इनको, ठीक है। नाक कटी रानी के नाम से किसको जाना जाता है, गढ़वाल के इतिहास में रानी कर्णावती को जाना जाता है, ठीक है। अगला आता है किस मुगल बादशाह के समय कर्णावती के शासन पर आक्रमण हुआ था। तो ये कर्णावती के समय में मुगल आक्रमण जो हुआ था, तो आप लोग होंगे मुगल आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था, मुगल आक्रमण के समय बादशाह, मतलब आप समझ रहे होगे कर्णावती के शासनकाल में, यानी इनके शासनकाल में जब मुगलों ने अटैक किया तो मुगल बादशाह कौन था, ठीक है। मुगल आक्रमण के समय बादशाह कौन था लिख रहा हूं मैं, बादशाह कौन था, शाहजहां था, शाहजहां हुआ करता था, ठीक है। आप ये समझना कि मुगल आक्रमण जब गढ़वाल पे हुआ था, यानी पृथ्वी शाह या कर्णावती के शासन में, उस समय मुगल बादशाह कौन था, क्वेश्चन फॉर्म पे लिख लो। गढ़वाल में कर्णावती के आक्रमण के कर्णावती के शासन पर आक्रमण किया, पृथ्वी शाह के आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था, शाहजहां था, ये आपको याद रखना, ठीक है। और मुगल सेनापति नवाजत खां था, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो फिर बाद में अटैक होते रहे, तो इतना हमने नहीं देना है। अब एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल राजकुमार जिसने गढ़वाल में शरण ली थी, सुपर इंपोर्टेंट कर देना इसको। मुगल राजकुमार जिसने गढ़वाल में शरण ली, मुगल राजकुमार जिसने गढ़वाल में शरण ली, गढ़वाल में क्या लिखने, शरण ली, वो कौन था अपने आप में, सुलेमान सिको, सुलेमान सिको था, ठीक है। इसको ध्यान रखना, गढ़वाल में शरण लेने वाला अपने आप में सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल बादशाह था सुलेमान सिको, और किसके समय लिया था, पृथ्वी शाह के समय, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। पृथ्वी शाह के समय इसने क्या लिया था, गढ़वाल में शरण ली थी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पेपर में आता है, ठीक है। दिल्ली से आए चित्रकार श्यामदास व हरदास को आश्रय देने वाला भी पृथ्वी शाह था, ठीक है। तो लिखो दिल्ली से आए चित्रकार, दिल्ली से आए चित्रकार, दो चित्रकार आए थे फेमस दिल्ली से, श्यामदास और हरदास, ठीक है। उनको इसने क्या दी थी, शरण ली थी, ठीक है। तो हरदास व श्यामदास को शरण, श्यामदास प्लस हरदास को शरण, हरदास को शरण देने वाला ये कौन था, पृथ्वी शाह था। आप स्टार्टिंग में आप लोग ये ध्यान रखना, इसके ही शासनकाल में वो लोग क्या आए थे, यहाँ आए थे, ठीक है। गढ़वाल गढ़ी या राजगढ़ी को दूसरी राजधानी बनाने वाला भी यही था, पृथ्वी शाह। तो लिखो गढ़वाल गढ़ी, गढ़वाल गढ़ी ऑब्लिक राजगढ़ी को राजधानी, राजगढ़ी को राजधानी बनाने वाला कौन था, अपने आप में पृथ्वी शाह था। ये भी अपने आप में याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछता है, इसने क्या किया था, जैसे मतलब पृथ्वी शाह के शासनकाल में ये आया था राजकुमार, मुगल राजकुमार, ये गढ़वाल में शरण ली थी। वो क्यों ली थी, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था मुगल गद्दी पे बैठने के लिए, औरंगजेब ने इसके पिता को हरा दिया था, मार दिया था। ये भाग के कुमाऊं में आया, बाज बहादुर चंद जो भी था उसने इसको वहां की ओर लगा दिया, गढ़वाल की ओर। क्या करना है उतना पढ़ के, अब तो पेपर में यही आता है। तो जब ये आया था तो इसने क्या किया, एक बहुत चालाकी से, इसका पुत्र था मेदिनी शाह, उसने क्या कर दिया, सुलेमान सिको को, औरंगजेब को वापस कर दिया, यानी मुगल सेना को वापस कर दिया। तो अपने पुत्र मेदिनी शाह का इसने क्या कर दिया, देश निकाला कर दिया, ठीक है। यानी अपने देश से बाहर कर दिया, कि हमारे उसके खिलाफ कर दिया इसने। तो लिखो अब किसने अपने पुत्र, किसने अपने पुत्र मेदिनी शाह का देश निकाला किया, मेदिनी शाह का देश निकाला किया, देश निकाला किया। तो पृथ्वी शाह आपका क्या हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुलेमान शाह को, मतलब सुलेमान जो सिको था उसको औरंगजेब को वापस करने वाला था, इसलिए, ठीक है। तो जहां पे आपने मेदिनी शाह लिखा है, इसके ब्रैकेट में लिखो सुलेमान सिको को औरंगजेब को वापस किया इसने, सुलेमान सिको को औरंगजेब को वापस करने वाला था ये, ठीक है। पूरा लिख देना, सुलेमान सिको को औरंगजेब को वापस किसने किया था, वो यही राजा हुआ करता था, मतलब ये राजा क्या, मेदिनी शाह, ठीक है। तो पूरा लिखने, ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा पेपर में। सुलेमान सिको को वापस औरंगजेब को देने वाला, कोई भरोसा नहीं है, बिना कई लोग तो होते हैं बिना देखे लिख नहीं पाते हैं। सुलेमान सिको को वापस मुगल बादशाह औरंगजेब, वापस औरंगजेब को करने वाला है, ठीक है। औरंगजेब को करने वाला कौन था, ये था मेदिनी शाह, मेदिनी शाह, ठीक है। ये भी आप लोग क्या करना, ध्यान रखना है, ये पेपर में आ सकता है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, फतेह शाह यशो वर्णन नामक ग्रंथ किसने लिखी है, फतेह शाह यशो वर्णन। फतेह शाह बहुत प्रताप, मतलब ज्ञानी या विद्वानों का आश्रयदाता था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखो, फतेह शाह यशो वर्णन, यशो वर्णन, ये किसके द्वारा लिखी गई फतेह शाह यशो वर्णन, रामचंद्र कंडियाल जी के द्वारा, ठीक है। तो इसमें लिखोगे रामचंद्र कंडियाल, रामचंद्र
कंडियाल जी के द्वारा ये लिखी गई, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो 2-3 है इसमें, एक श्री रतन कवि है, एक श्री शेमराम है, ये सब फतेह शाह के दरबार में थे। तो अगला क्वेश्चन देखो, रतन कवि प्लस इसके साथ दूसरा नाम आता है श्री शेमराम, ठीक है क्या, और ये क्या थे, अपने आप में एक प्रकार के विद्वान थे, ठीक है, इसके दरबार में। श्री सेमराम किसके दरबार में थे, फतेह शाह के दरबार में, फतेह शाह के क्या थे, दरबार में थे। ये आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। अगला आता है आपका फतेह शाह कर्ण ग्रंथ किसने लिखी है, जटाधर, वो भी इसी के दरबार में था। रतन कवि के साथ एक जटाधर भी कर दो, इसके साथ प्लस जटाधर भी कर दो, जटाधर, और इसी जटाधर ये सब फतेह शाह के दरबार में, ठीक है। इसने क्या लिखा था, एक अपने आप में ग्रंथ है, उसका नाम था फतेह शाह कर्ण ग्रंथ है। तो लिखो फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है, जटाधर के द्वारा लिखी गई, ये याद रखना, ठीक है। एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो, भंगाड़ी का युद्ध कब हुआ था, भंगाड़ी का युद्ध, भंगाड़ी का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1689, ठीक है, 1689 में। कौन कौन था, पवार से फतेह शाह था, ये आता है, ठीक है, किसके बीच हुआ था, पवार वंश से कौन था, फतेह शाह था। जबकि सिख गुरु कौन थे उस टाइम पे अपने आप में, गोविंद सिंह, वो सिरमौर का राजा थे, ठीक है, इनके बीच गोविंद सिंह कौन थे, सिख गुरु, ठीक है, गोविंद सिंह प्लस सिरमौर के राजा, इनकी एक सेना थी, प्लस सिरमौर हिमाचल, ठीक है, सिरमौर राजा की संयुक्त सेना थी, इनकी, इन दोनों की जो सेना थी और इसके साथ लड़े थे, ठीक है, फतेह शाह और इनकी एक सेना थी, इन दोनों की अपनी सेना थी, और वो किसके साथ लड़े थे, फतेह शाह। भंगाड़ी का युद्ध और 1689 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसी क्रम में एक दुधौली का युद्ध हुआ था 1703 में, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने चंद में भी पढ़ा था, दुधौली का युद्ध, ठीक है, 1700, इतनी बार रिवाइज हो गया अब तो 3 में। किसका हुआ था ये, दो एक शासक थे, एक का नाम था चंद का मतलब ज्ञानचंद व फतेह शाह, क्या लिखोगे, ज्ञानचंद व फतेह शाह, ज्ञानचंद प्लस फतेह शाह, ज्ञानचंद किसके बीच हुआ था, फतेह शाह के बीच हुआ था। कौन सा युद्ध, दुधौली का युद्ध, ये भी आपको याद रखना है। अगला लिखना है आपको, गड़सार नामक गांव बद्रीनाथ मंदिर को दान देने वाला भी कौन था, फतेह शाह था। इसने क्या था, गड़सार नामक गांव को उसको दान दिया था, किसको, फतेह शाह के ऊपर लिख देता हूं मैं, कहीं पे कहीं लिखा है मैंने फतेह शाह, हाँ ये फतेह शाह लिखा है ना, यहां आप लोग कर लो, गड़सार ग्राम को, गड़सार ग्राम बद्रीनाथ को दान, बद्रीनाथ मंदिर को दान देने वाला भी कौन था, ये फतेह शाह ही था, ये भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। किसे विद्वानों का आश्रयदाता माना जाता है, फतेह शाह को। फतेह शाह को मैंने अभी कहा ना, एक क्वेश्चन लिख लो, किसे विद्वानों का आश्रयदाता, यानी बहुत इसके दरबार में कवि हुआ करते थे, नवरत्न टाइप का एक हिसाब से समझ लीजिए। तो अगला क्वेश्चन लिखो, किसे विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता था, विद्वानों का आश्रयदाता किसे कहा जाता था, फतेह शाह को। विद्वानों का आश्रयदाता, आश्रय मतलब जो उनको अपने पास रखता है, ठीक है, आश्रयदाता किसको कहा जाता है, एक प्रकार से फतेह शाह। फतेह शाह को क्या कहा जाता है, विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है, ये आप लोग याद रखना है, ठीक है। इसके दरबार में भूषण, मतीराम, जयशंकर, नीलकंठ, सुखदेव मित्र सब इसी के दरबार में रहते थे। तो कौन कौन रहते थे, जैसे भूषण, एक इसका जैसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कौन इसके दरबार में नहीं था, भूषण मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, मतीराम जयशंकर, इसके अलावा कौन है, नीलकंठ, सुखदेव मित्र जैसे, ठीक है, नीलकंठ और सुखदेव मित्र, ये सब के सब किसके दरबार में थे, अपने आप में फतेह शाह के दरबार में हुआ करते थे। ये भी आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। सिक्खों के 7वें गुरु हरराय के पुत्र रामराय ने भी इसी के राज्य में शरण ली थी, ठीक है। तो लिखो, सिक्खों के 7वें गुरु क्या लिखोगे, हरराय के पुत्र रामराय ने शरण, हरराय के पुत्र रामराय ने शरण ली थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रामराय ने शरण ली थी, किसके दरबार में ली थी, फतेह शाह। ये क्वेश्चन याद रखना, सिक्खों के गुरु हरराय के पुत्र रामराय ने किसके दरबार में शरण ली थी, फतेह शाह के दरबार में शरण ली थी। और इससे भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दून में गुरुद्वारा निर्माण हेतु 3 गांव दान देने वाला भी यही था, ठीक है। तो फतेह शाह की ऐसे लिख दिया मैंने, दून यानी देहरादून में गुरुद्वारा निर्माण हेतु 3 गांवों को दान दिया, 3 गांव
दान देने वाला कौन था? फतेह शाह ही था। ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। यानी दून में गुरुद्वारा निर्माण हेतु 3 गांव दान देने वाला शासक कौन था अपने आप में? फतेह शाह। खुड़बुड़ा, राजपुरा, चामासारी नाम के गांव उसने क्या दिए थे? दान में दिए थे। तो लिखो खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी नाम के गांव उसने क्या दिए थे? दान में दिए थे। ये भी आपको क्या रहना चाहिए? पता रहना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट के कुछ क्वेश्चन है। नवरत्नों का उल्लेख किसके शासनकाल में मिलता है? नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न का उल्लेख जैसे भूषण, जटाधर, ये इस टाइप से, ठीक है। ये किसके शासन में मिलता है? फतेह शाह। किसके शासनकाल में मिलता है? फतेह शाह के शासनकाल में मिलता है। ये आप लोग याद रखना। वृत्त कौमुदी किसने लिखी है? अपने आप में मतीराम ने, ठीक है। वृत्त कौमुदी किसके द्वारा लिखी गई है? मतीराम के द्वारा। ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। मती राम के द्वारा। ये सब चीजें मैंने आपको ढंग से करा रखी हैं। अगर आपको भले ही वो पुरानी वीडियो थी, लेकिन अब कराई थी ना, तो इसमें कोई नई चीज तो है नहीं। अगला देखो आप लोग, इसी के क्वेश्चन, महाराजा शिवाजी को आदर्श तथा उनके समान दानदाता किसको माना जाता है? फतेह शाह को। तो लिखो कौन सा शासक महाराजा शिवाजी को आदर्श मानता था? महाराजा शिवाजी को आदर्श मानता था, आदर्श प्लस उनकी तरह दानदाता था, उनकी तरह दानदाता। ये कौन थे अपने आप में? महाराजा फतेहपति शाह थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। रसराज ग्रंथ किसने लिखी है? मतीराम ने लिखी है, ठीक है। रसराज ग्रंथ भी किसकी है? मतीराम। रसराज ग्रंथ भी किसके द्वारा लिखी गई है? मतीराम के द्वारा लिखी गई। ये आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक। चंद और पवार की मित्रता का काल किसका समय कहलाता है? प्रदीप शाह। तो अगला क्वेश्चन लिखो, चंद प्लस पवार की मित्रता का काल किस संध शासक, मतलब कहा जाता है किस गढ़वाल शासक को? प्रदीप शाह के शासनकाल को, ठीक है। प्रदीप शाह के शासनकाल को इनका मित्रता का काल बोला जाता है। जोशियानी कांड भी किसके समय? बगवाली पोखर युद्ध लिखो अगला। बगवाली पोखर, ये सब पढ़ा है, ठीक है। बगवाली पोखर का युद्ध, बगवाली पोखर युद्ध 1779 में हुआ था। ये याद रखना। जोशियानी कांड एक बार पढ़ाया था मैंने आपको, सुना समझ अगर ध्यान होगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे तो पढ़ाऊंगा नहीं। जोशियानी कांड किसके समय में हुआ था? वो हुआ था प्रद्युम्न शाह के समय पे, ठीक है। क्या लिखोगे? प्रद्युम्न शाह के समय में। प्रद्युम्न शाह के समय में, प्रद्युम्न शाह के समय में क्या हुआ था? जोशियानी कांड हुआ था। सिक्का आक्रमण से बचने हेतु राखी नामक कर किसने लिया था? मतलब कितना था? 1/5 था, ठीक है। तो अगला लिखो, राखी कर कितना हुआ था? राखी कर, ये मैंने 1/6 कराया था, अगर आपको ध्यान होगा। फिर मैंने कमेंट सेक्शन में सही किया था। 1/5 किसका? उपज का। उपज का। ये क्या हुआ था? सिक्का आक्रमण से बचने के लिए राखी नामक कर किसने, मतलब कितना था? 1/5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तो ध्यान रखना है, ठीक है। राखी कर उपज का 1/5 होता था। मैंने शायद पहले 1/6 करवाया था, जब मैं इसको आपको स्टार्टिंग में आज से 1 साल पहले पढ़ाया था। तो वो 1/5 मैंने कमेंट सेक्शन में करवाया था। बहुत लोगों ने करेक्ट भी कर लिया होगा उसको। तो ये राखी कर क्यों लिया था इनने? सिक्का आक्रमण से बचने के लिए राखी नामक कर लिया गया था, जो कि उपज का कितना होता था? 1/5 होता था, ठीक है। अगला लिख लो आपने, कुमाऊं व गढ़वाल दोनों की गद्दी पर बैठने वाला। कुमाऊं प्लस गढ़वाल दोनों ही गद्दी पर बैठने वाला, दोनों गद्दी पर, ठीक है। कौन था? प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह था। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। पवार पर गोरखा का कब्जा, गढ़वाल पर गोरखा कब्जा लिखो आप लोग सीधे। गढ़वाल पर गोरखा शासन, गोरखा शासन कब से लगा? 1804 से। किस युद्ध के बाद? खुड़बुड़ा का युद्ध। तो लिखो, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये बहुत आता है, ठीक है। खुड़बुड़ा का युद्ध 1804, 14 मई 1804 किसके बीच हुआ था? पवार प्लस गोरखा। पवार प्लस गोरखा के बीच क्या हुआ था? खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। किसकी मृत्यु हुई थी? प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हुई थी, ठीक है। प्रद्युम्न शाह की क्या हुई थी? इसमें मृत्यु हुई थी। किसमें? खुड़बुड़ा के युद्ध में। ये भी आप लोगों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, ठीक है। तो खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? किसकी मृत्यु हुआ था? किसकी मृत्यु हुई थी? और इसी खुड़बुड़ा युद्ध के बाद गोरखा शासन स्थापित हुआ था, ठीक है। गोरखा शासन स्थापित, गोरखा शासन गढ़वाल में, इसी से गोरखा शासन गढ़वाल में, ठीक। अब गोरखा ने पहली बार गढ़वाल में आक्रमण लिखो 1791,
गोरखा का गढ़वाल पर पहला आक्रमण कब हुआ था? 1791 में। जबकि कुमाऊं पर स्थापित कब हुआ था? 1790। मैंने 1791 कराया था ना परसों, वैसे वो हो जाता है। कुमाऊं पर लिखो 1790। कुमाऊं पर गोरखा शासन लिखो 1790 और गढ़वाल पे पहला आक्रमण 1791 में, और गढ़वाल पे शासन स्थापित हुआ था गोरखाओं का 1804 से। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन ये भी पेपर में बहुत ज्यादा पेपर में आता है। ठीक है, अब लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे। एक लिखो आप 51वीं 52वीं क्या था? ये था गढ़वाल का अकाल। 51वीं 52वीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। ये क्या था? अकाल था। गढ़वाल का अकाल को कहा गया। अकाल पड़ा था ना गढ़वाल में, अकाल, दुर्भिक्ष, अकाल। ठीक है, ये वही था 51वीं 52वीं। और ये कब की बात है? लगभग ये अपने आप में 1795 के आसपास। गढ़वाल में जो अकाल पड़ा था उसको 51वीं 52वीं कहा गया था। अखंड गढ़वाल का अंतिम शासक प्रद्युम्न शाह। अखंड मतलब फिर बाद में तो ये टिहरी वगैरह अलग अलग हो गए थे ना। अखंड गढ़वाल का अंतिम शासक लिखो, अखंड गढ़वाल का अंतिम शासक कौन था? अपने आप में प्रद्युम्न शाह था। उसके बाद ये अलग हो गए थे गढ़वाल, फिर तो आप जानते हैं ब्रिटिश आ गया था, टिहरी रियासत अलग बन गई थी, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, ये थे आपके आज के दिन के महत्वपूर्ण हिस्ट्री से संबंधित फैक्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसको ढंग से रिवाइज करना है। हम लोग इसको अगले सेशन में, यानी इसको हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद आपका, जैसे आपके कितने हैं, 4-5 दिन बचे हैं, 4-5 दिन बचे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि आप 4-5 दिनों में ये सारा का सारा पोर्शन क्या कर लोगे? रिवाइज कर लोगे, हिस्ट्री वाला। हम लोग, मैंने आपको प्लानिंग बता दी है आगे की कैसे हम लोग चलेंगे। फिर मिलता हूं आपके साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।